हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं द थर्ड आई 2। ये मूवी थर्ड आई की सीक्वल है जिसे डायरेक्ट किया है रॉकी सोराया ने। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं सुना तो इस मूवी एक्सप्लेनेशन के बाद ज़रूर सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। पिछले पार्ट के अंत में हमने देखा था कि मीरा नाम की एक आत्मा अबेल का स्कूल से घर तक पीछा करती थी, जिस पर विंडू ने बताया था कि मीरा उनसे किसी तरह की मदद चाहती है। लेकिन जब अबेल और आलिया उससे पूछने गए थे तब मीरा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था और वहाँ से गायब हो गई थी। और यहीं पिछला पार्ट खत्म हो गया था। इस पार्ट की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि उस घटना के बाद भी मीरा पिछले 1 साल से बिना कुछ बोले अबेल का पीछा कर रही है। और अब तो वो उन्हें घर के अंदर भी दिखने और महसूस होने लग गई थी, चाहे वे लोग नॉर्मल काम कर रहे हों या सो रहे हों। मीरा की आत्मा हर वक्त उनके आसपास रहती थी। ये देख आलिया एक रिचुअल परफॉर्म करती है ताकि वो मीरा की आत्मा से कम्युनिकेट कर सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ये देख अबेल पूछती है कि क्या उसे कुछ पता चला, लेकिन अबेल के चेहरे पर सवाल के साथ एक छुपा हुआ जवाब भी था, जिसका मतलब उसे कुछ तो पता था जो हमारे सामने अभी तक नहीं आया था। आलिया उससे पूछती भी है कि क्या उसे मीरा के बारे में कुछ पता चला, जिस पर अबेल बेचैन होकर ना बोलते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसे देख आलिया को थोड़ा शक होता है, लेकिन इसे इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे तो किसी भी हाल में मीरा की सच्चाई के बारे में पता करना था। तो उसके बाद आलिया एक विचक्राफ्ट वाली किताब पढ़ती है, जिसकी मदद से उसे पता चलता है कि पानी के अंदर अगर हम एक विशेष विधि की मदद से खुद के मन को शांत करके फोकस कर सकें तो अपनी आत्मा को पास्ट के किसी एक पॉइंट पर भेज सकते हैं। ये जानकर आलिया वैसा ही करती है, लेकिन वो मीरा के पास्ट में नहीं बल्कि अपनी बहन अबेल के कमरे में चली जाती है, जिसे देख आलिया चौंक जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि मीरा की आत्मा अबेल पर हमला कर रही है। ये देख उसकी नींद टूट जाती है और उसी वक्त अबेल के कमरे की तरफ भागती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अबेल मर चुकी थी। और वहाँ आलिया अपने सामने मीरा की आत्मा को देख पाते हैं, जो बेबस वहाँ खड़ी थी। अपनी बहन को मरा हुआ देख आलिया मीरा पर ही इल्ज़ाम लगाती है, जिस पर मीरा की एक दर्द भरी चीख निकलती है और वहाँ से चली जाती है। अपनी बहन को खोकर आलिया टूट सी जाती है, क्योंकि पार्ट 1 में उसने अपने पेरेंट्स और अपने प्यार को तो खो ही दिया था और अब अबेल को भी खो दिया, जिसके सहारे वो जिंदा थी। लेकिन तभी वो अबेल के हाथ में एक लॉकेट को देख पाती है, जो बेशक उनका नहीं था। लेकिन उस लॉकेट को छूते ही आलिया को एक विजन आता है, जिसमें वो एक बड़े से मैंशन को देख पाती है, जिसे वो समझ नहीं पाती। लेकिन इससे हमें ये पता चल जाता है कि अबेल की तरह आलिया में सिर्फ आत्माओं को देख पाने की शक्ति नहीं, बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर उसकी हिस्ट्री या उसके ओरिजिन का पता लगाने की भी शक्ति है। तो इसके बाद आलिया उस मैंशन के तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि उस लॉकेट का कनेक्शन मीरा से था और मीरा का कनेक्शन उसकी बहन अबेल के मौत से था। आलिया के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि मीरा ने उसकी बहन को क्यों मारा, और अगर उसे अबेल को मारना ही था तो इतने सालों तक इंतज़ार क्यों किया। और ये वो सवाल था जिसका जवाब ढूंढना आलिया की ज़िंदगी का एकमात्र मकसद बन गया था। महीनों बीत गए, लेकिन आलिया को उसके इस सवाल का जवाब नहीं मिला। इसमें आलिया की मदद विंडू ने की और उन्हें सिर्फ इतना पता चला कि मीरा एक अनाथ थी, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आलिया ने डिसाइड किया कि वो अब एक अनाथ आश्रम में रहने चली जाएगी, क्योंकि उन्हें कहीं से तो शुरुआत करनी थी। जिस कारण आलिया ने अपने घर को बेच दिया और ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर निकल गई। लेकिन आलिया को क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी कैसी करवट लेने वाली है। जिस ऑर्फनेज में वो रहने जाती है वो वही मैंशन होता है जिसे उसने अपने विजन में देखा था, जिसे देख आलिया चौंक जाती है और ये भी समझ जाती है कि उसके सवालों के जवाब हो ना हो उसे यहीं इसी मैंशन में मिलेगा। जिसके बाद में वो उस ऑर्फनेज के केयर टेकर लक्ष्मी और फादिल से मिलती है, जो असल में पति पत्नी होते हैं। दोनों आलिया का उस ऑर्फनेज में स्वागत करते हैं। लक्ष्मी बताती है कि ये मैंशन उसके पेरेंट्स का है, जिनके देहांत के बाद उसने इसे एक ऑर्फनेज में बदल दिया ताकि बेसहारे बच्चों की मदद हो सके। और उसके इस नोबल कॉज के लिए उसे डोनेशंस भी मिलता है, जिनमें आलिया के पेरेंट्स भी थे, और इसी वजह से आलिया को इस ऑर्फनेज के बारे में पता चला था। तो इसके बाद लक्ष्मी आलिया को उनके ऑर्फनेज के बच्चों से मिलाती है, जो सभी लड़कियां होती हैं। इन्हीं में से राया नाम की एक लड़की होती है, जो हमेशा एक चादर से खुद को ढक कर सभी को डराती रहती है।
और ऑर्फनेज के बाकी लड़कियां लक्ष्मी और फादिल के देख रेख में अपने बचपन को बीता रही होती हैं। लक्ष्मी ये सब बता ही रही थी कि तभी आलिया नोटिस करती है कि उस रूम का टेम्परेचर अचानक अपने आप गिर गया है, जो बहुत ही अजीब था। तो इसे इग्नोर करके वे लोग एक कमरे में जाते हैं जहां नादिया नाम की एक लड़की कमरे के कोने में बैठकर कुछ ड्रॉ कर रही होती है। और जैसे ही वे लोग उस कमरे में जाते हैं, उन्हें देख नादिया वहां से भाग जाती है। लक्ष्मी बताती है कि नादिया उस ऑर्फनेज में कुछ ही दिन पहले आई है, लेकिन वो हर वक्त सबसे अलग डरी सहमी सी रहती है। आलिया को ये भी पता चलता है कि नादिया को आवाज़ें सुनाई देती हैं जो किसी और को सुनाई नहीं देती, पर लक्ष्मी का कहना था कि नादिया को शायद इस नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन इन सब से आलिया को समझ में आ जाता है कि नादिया भी उन्हीं के जैसी है, मतलब उसकी भी तीसरी आंख खुल गई है जो आत्माओं को देख और सुन सकती है, जिसका कॉन्फर्मेशन आलिया को नादिया के डायरी से हो जाती है, जिसमें बहुत से आत्माओं के स्केचेस थे जो शायद उसने अपने बचपन से देखे होंगे। लेकिन आलिया कुछ नहीं कहती। लक्ष्मी बताती है कि इस ऑर्फनेज में छोटी बच्चियां एक साथ एक कमरे में रहती हैं और बड़ी लड़कियों को उनका एक अलग कमरा दिया जाता है। और जैसे कि नादिया एक बड़ी लड़की है तो उसे भी एक अलग कमरा दिया गया है, जिसके बाद आलिया अपने कमरे में जाकर अनपैकिंग करने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि दीवार पर टांगा हुआ पेंटिंग अपने आप शिफ्ट हो गया है, जिसे देख उसको शक होता है। तो वो उस पेंटिंग तो वापस सीधा कर देती है और कमरे में एक स्पेशल टाइप का रिकॉर्डर ऑन कर देती है जो उसने विंडू ने दिया था, ताकि अगर कोई आत्मा वहाँ हो तो उसकी आवाज़ रिकॉर्डर में कैद हो जाए। जिसके बाद आलिया वहाँ से नादिया से मिलने चली जाती है। आलिया बताती है कि नादिया की ही तरह उसे भी आत्मा दिखती है और वो उन्हें सुन भी सकती है। आलिया ये भी बताती है कि उसकी एक छोटी बहन थी अबेल, जिसके बचपन में ही तीसरी आंख खुल गई थी, लेकिन किसी कारण वो अब इस दुनिया में नहीं है। आलिया बोलती है कि नादिया को उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और वो अपने मन की बात उसके साथ शेयर कर सकती है। नादिया पहले तो खुलकर बात करने में हिचकिचा रही थी, लेकिन आलिया की बात सुनकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। नादिया बताती है कि बचपन से ही उसकी भी तीसरी आंख खुल गई थी और तब से उसे आत्मा दिखती है। लेकिन यहाँ उसे कोई आत्मा तो नहीं दिखी, लेकिन वो उन्हें महसूस कर सकती है और उसे इन दीवारों से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें कोई आत्मा उसे आज़ाद कराने के लिए मदद मांगती रहती है। ये सुन आलिया सोच में पड़ जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। रात को डिनर के बाद आलिया उस रिकॉर्डिंग को सुनती है जिसमें वो आत्मा उसे उसके पास आने को कहती है, जिसे सुन आलिया चौंक जाती है। तभी वो नादिया को बाहर कॉरिडोर में देख पाती है। नादिया उस आत्मा के कहे हर बात को अपनी डायरी में लिखती थी। तो नादिया वो डायरी आलिया को दिखाती है जिसमें वो आत्मा अब उनसे उसे आज़ाद करने के लिए मदद मांग रही थी, ताकि वो अपनी दुनिया में जा सके। ये जान आलिया उस आवाज़ का पीछा करने लगती है और वो आवाज़ उनको मैंशन की लाइब्रेरी तक लेकर जाती है। आलिया का साथ पाकर नादिया को भी थोड़ी हिम्मत मिल गई थी। जो लड़की हर वक्त डरी सहमी रहती थी, वो भी अब आलिया का साथ पाकर हिम्मत करने लगी थी। खैर, तो उस आवाज़ का पीछा करते हुए आलिया एक बुक शेल्फ के पास पहुंच जाती है, जिसके पीछे उन्हें एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है जो लॉक्ड थी, जिसे खोलने के लिए वो आत्मा उनकी मदद करती है और उन्हें उस दरवाजे का ताला एक एग्जॉस्ट फैन के सामने मिलता है, जिसे किसी ने वहाँ छुपा कर रखा था। उस दरवाजे के पीछे एक सीक्रेट रूम था, लेकिन सरप्राइजिंगली अंदर जाने पर उन्हें वहाँ कोई आत्मा नहीं दिखती, जो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। तो इसके बाद वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी दारमा नाम की एक किताब बुक शेल्फ से गिर जाती है। ये देख आलिया उसे वापस रखकर लाइब्रेरी से चली जाती है, लेकिन तभी हम उस आत्मा के भयानक रूप को देख पाते हैं जो उस बुक शेल्फ के ऊपर बैठी हुई थी, जिसका मतलब वो आत्मा अब आज़ाद हो गई थी, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह ऑर्फनेज के सभी बच्चियां फादिल के साथ पिकनिक के लिए चले जाते हैं, लेकिन नादिया, राया और मल्लिका बीमार थीं, तो लक्ष्मी और आलिया उनकी देखभाल के लिए मैंशन में ही रुक जाते हैं। तो इसके बाद हम लक्ष्मी को देख पाते हैं जो किचन में बर्तन धो रही होती है। लेकिन जैसे ही वो गैस बर्नर को बंद करने जाती है तो वो देखती है कि किसी ने सभी प्लेट्स को टेबल पर सजाकर रख दिया है। और तभी राया वहाँ लक्ष्मी को डरा देती है। राया को तेज़ बुखार था और इस हालत में वो बाहर घूम रही थी। ये देख लक्ष्मी उसे डांट देती है और आलिया उसे कमरे में सुलाने चली जाती है। वहाँ हम मल्लिका को देख पाते हैं, जिसने आलिया के बैग से एक पोलारॉइड कैमरा चुरा लिया था और उससे फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। दूसरी तरफ हम आलिया को देख पाते हैं जो मल्लिका के लिए दवाई लेकर उसके कमरे में जाती है, जहाँ वो कमरे में रखे एक टेंट के अंदर मल्लिका की परछाई को देख उसे दवाई खिलाने जाती है। लेकिन टेंट के अंदर कोई नहीं होता।
ये देख आलिया समझ जाती है कि ये सब वो लाइब्रेरी वाली आत्मा कर रही है और वो अभी तक अपनी दुनिया में नहीं गई है। लेकिन वो आत्मा ऐसा क्यों कर रही है ये हमें बहुत जल्द पता चलेगा। खैर, तो आलिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो आत्मा उसे टेंट के अंदर खींचने की कोशिश करती है। लेकिन आलिया के पास विंडू का दिया हुआ एक दिव्य नेकलेस था, जिस कारण वो आत्मा उसे अंदर खींच नहीं पाती और आलिया किसी तरह खुद को छुड़ा के टेंट के बाहर आ जाती है। लेकिन इसके बाद से वो आत्मा मैंशन में सभी को हॉन्ट करने लगती है। पहले वो राया को हॉन्ट करती है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है और डरी सहमी अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम मल्लिका को देख पाते हैं, जो मैंशन के बाहर फोटोज़ क्लिक कर रही होती है। फ़ोटोज़ क्लिक करते करते वो लाइब्रेरी के दरवाजे की एक फ़ोटो लेती है, लेकिन वो फ़ोटो ब्लर आती है। तभी लाइब्रेरी का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, जिसे देख वो एक और फ़ोटो क्लिक करती है। लेकिन इस बार कैमरा में उस आत्मा की तस्वीर कैद हो जाती है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो आत्मा नादिया पर हमला कर उसके बिस्तर को तोड़ देती है। नादिया के चिल्लाने की आवाज़ सुन लक्ष्मी और आलिया वहाँ आ जाते हैं। कमरे की ऐसी हालत देख लक्ष्मी उसे सज़ा के तौर पर कमरे में बंद करके वहाँ से चली जाती है। आलिया को पता था कि वहाँ क्या हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है, लेकिन उसे ये भी पता था कि जिस तरह पार्ट 1 में उसे इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ था, उसी तरह लक्ष्मी को भी इन बातों पर तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक कि ना वो खुद अपनी आंखों से उस आत्मा को देख ले या महसूस कर ले, जिस कारण आलिया उस वक्त लक्ष्मी से कुछ नहीं कहती। फिर लक्ष्मी के जाने के बाद आलिया को नादिया से पता चलता है कि जिस आत्मा ने उस पर हमला किया था वो एक छोटी बच्ची की थी, जिसे सुन आलिया सोच में पड़ जाती है, एक बच्ची की आत्मा को कौन और क्यों कैद करके रखेगा। तभी आलिया मल्लिका को पास के कमरे में भाग कर जाते हुए देखती है और जब वो वहाँ जाती है तो उसे वहाँ मल्लिका और राया मिलती हैं, जो बहुत डरी हुई थी। मल्लिका आलिया को वो पोलरॉइड कैमरा से खींची गई उस आत्मा की तस्वीर दिखाती है, जिसे देख आलिया समझ जाती है कि वो आत्मा सिर्फ आज़ाद होना ही नहीं चाहती थी, बल्कि इस दुनिया में उसका कोई अधूरा काम बाकी है जिसके लिए वो अभी भी यहाँ है। और शायद वो अधूरा काम आलिया की बहन अबेल के मौत से भी जुड़ा हो सकता है। तो इसके बाद आलिया नादिया को खिड़की के रास्ते कमरे से बाहर निकाल लेती है और उसे लेकर एक नई तरीके का रिचुअल परफॉर्म करती है जो उसे विंडू ने सिखाया था, जिसमें वे लोग एक मिरर को मीडियम बनाते हैं और कुछ ही देर में हम उस बच्ची की आत्मा को आईने में देख पाते हैं, जो उन्हें अपना असली नाम दारमा बताती है। और ये वही नाम है जिस नाम की डायरी आलिया ने लाइब्रेरी में देखी थी। दारमा बताती है कि वो पहले इसी ऑर्फनेज में रहती थी और वो अपने मौत के सच को सबके सामने लाना चाहती है, जिसके बिना उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि आलिया जान सके कि वो किस सच्चाई को सबके सामने लाना चाहती है, वो आत्मा चली जाती है और साथ ही वो आईना भी टूट जाता है। लेकिन जाते जाते वो आत्मा आलिया और नादिया के मन में कई सवाल छोड़ जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम लक्ष्मी और फादिल को देख पाते हैं जो सो रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। लक्ष्मी कमरे के बाहर राया की परछाई को देख पाती है, जिसे देख लक्ष्मी कमरे के बाहर चली जाती है, जहां वो देखती है कि राया कॉरिडोर में अकेले चुपचाप खड़ी है। ये देख लक्ष्मी उसे कमरे में जाने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही लक्ष्मी उसके पास जाती है तो राया गायब हो जाती है और रह जाता है उसका कपड़ा और एक नोट जिसमें आंट लिखा हुआ था, जिसे देख लक्ष्मी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो उसी वक्त फादिल के पास जाकर उसे बताती है कि दारमा वापस आ गए हैं। दारमा का नाम सुनते ही फादिल की आंखों में डर और खौफ छा जाता है और इससे पहले कि वे कुछ सोच सकें तभी दारमा की आत्मा उन पर हमला कर देती है। ये देख वे दोनों कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फादिल कमरे में ही लॉक हो जाता है, जहां दारमा उसके सामने आकर हमला कर देती है। उनके चिखने की आवाज़ सुनकर आलिया और नादिया के साथ साथ ऑर्फनेज के सभी बच्चियां भी वहां आ जाते हैं, जिसके बाद आलिया और लक्ष्मी फादिल को कमरे से बाहर निकालकर सभी डाइनिंग रूम में चले आते हैं। तभी वहां दारमा की आत्मा आ जाती है और उन सभी पर हमला कर देती है, जिसे देख वे लोग वहां से भी भाग जाते हैं। तभी फादिल अपनी शक्ति से सब कुछ शांत कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि फादिल की भी तीसरी आंख खुली है और वो शक्तिशाली भी है। तो आलिया और नादिया बच्चियों को एक कमरे में रखकर लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं, जहाँ लक्ष्मी और फादिल पहले से ही मौजूद थे। फादिल उन्हें बताता है कि उन्होंने वो दरवाज़ा खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसे सुन आलिया समझ नहीं पाती कि एक आत्मा को उसकी दुनिया में भेजने के बजाय वे लोग उसे कैद करके क्यों रखे थे। और तब लक्ष्मी उन्हें दारमा की कहानी बताती है और यहाँ हमें इस कहानी के पहले अध्याय के बारे में पता चलता है। लक्ष्मी बताती है कि दारमा उसकी बहन और उसके बॉयफ्रेंड की बेटी थी, जो उसे धोखा देकर भाग गया था।
तब से उसकी बहन दारमा को पाल पोस रही थी। लेकिन 3 साल पहले इस घर में एक चोरी हुई थी और उस वक्त लक्ष्मी और फादिल यहाँ नहीं थे। घर में सिर्फ उसकी बहन और दारमा थी, जिन्हें उस चोर ने मार दिया, जिसके कुछ दिन बाद से उनकी आत्मा लक्ष्मी और फादिल को हॉन्ट करने लगी, जिस कारण फादिल को अपनी शक्तियों से उन्हें लाइब्रेरी के इस कमरे में कैद करना पड़ा। लेकिन दारमा की माँ यहाँ से भागने में कामयाब हो गई। ये देख फादिल ने इस पूरे मैंशन के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना दिया, ताकि कोई भी आत्मा उस घेरे को पार करके यहाँ ना आ सके। लेकिन सवाल यह है कि लक्ष्मी के बहन की आत्मा उन्हें ही क्यों हॉन्ट कर रही है। लक्ष्मी तो उनसे प्यार करती थी, तो उन्होंने ऐसा क्या गलत किया है जो उन दोनों की आत्मा उनके पीछे पड़ी हुई हैं। तो इसके बाद फादिल बोलता है कि उन्हें दारमा की आत्मा को फिर से इस कमरे में कैद करना होगा। लेकिन आलिया बताती है कि उसे कैद करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी जो वो चाहती है, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और सभी को इसी खौफ के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी होगी। आलिया बताती है कि इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि उन्हें पहले ये पता करना होगा कि वो आत्मा चाहती क्या है और वो कौन सी सच्चाई है जिस कारण उनकी आत्मा भटक रही है। और यही एकमात्र रास्ता है जिससे उन आत्माओं को शांति मिलेगी और वे अपनी दुनिया में वापस जा सकेंगे। तो आलिया अपने साइकोमेट्रिक पावर से, जिसमें वो किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर उसके पास्ट में जा सकती है, उसका इस्तेमाल करके आलिया पास्ट में चली जाती है। और यहाँ हमें इस कहानी के दूसरे अध्याय के बारे में पता चलता है। पास्ट में पहुंचकर आलिया वहाँ दारमा और उसकी माँ को देख पाती है, जो एक लेटर लिख रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि असल में लक्ष्मी की बहन का अफेयर उसके पति फादिल के साथ था और दारमा असल में फादिल की बेटी है, ना कि उसके बॉयफ्रेंड की, जो उसे धोखा देकर भाग गया था। और उसने वो लेटर अपनी डायरी में रख दिया था, जो कभी भी लक्ष्मी तक पहुंचा ही नहीं। जिसके बाद आलिया वापस आ जाती है और वो लेटर टेबल की ड्रॉअर से निकलकर लक्ष्मी को देती है, जिसे पढ़कर लक्ष्मी अंदर से टूट जाती है कि उसके पति का अफेयर उसकी बहन के साथ था और दारमा असल में फादिल की बेटी थी। लक्ष्मी वो लेटर फादिल को दिखाती है और बताती है कि ये उसकी बहन मीरा की हैंडराइटिंग है, जिसका मतलब ये बात सच है। लेकिन मीरा का नाम सुनकर आलिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। अगर मीरा की सच्चाई ये है जिसमें फादिल, लक्ष्मी और दारमा है, तो उसने अबैल को क्यों मारा? और क्या सिर्फ यही वो सच है जो सबके सामने आना था, या और भी कुछ बाकी है? इन्हीं सवालों के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। रात को हम फादिल को गराज में देख पाते हैं, जो लक्ष्मी को खोने के गम में डूबा हुआ था। तभी वहाँ दारमा की आत्मा आकर उस पर हमला कर देती है। फादिल की चीख सुन सभी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दारमा ने फादिल को पोजेस कर लिया था और देखते ही देखते दारमा फादिल को अपने ही हाथों से खुद को मारने लगती है, जिसे देख सभी उसे रोकते हैं और फादिल को बांध देते हैं ताकि दारमा उसे नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन चीज़ें आलिया के बस के बाहर थीं, तो वो विंडू को कॉल लगाती है और सारा सिचुएशन समझाती है। आलिया बताती है कि उसे दारमा से अपनी बहन की मौत के पीछे का राज पता करना है, लेकिन विंडू उसे रोकते हुए कहती है कि वो नादिया के पावर का इस्तेमाल करे, जहां वो स्केच के माध्यम से सच्चाई का पता लगा सकती है। जिसके बाद विंडू मैंशन के लिए रवाना हो जाती है और उधर आलिया भी नादिया के सामने एक ड्राइंग बुक रखकर एक रिचुअल परफॉर्म करती है, जिससे इस बार नादिया पास्ट में चली जाती है। और यहाँ हमें इस कहानी के तीसरे और अंतिम अध्याय के बारे में पता चलता है। तो असल में हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन दारमा ने मीरा का लेटर पढ़ लिया था, जिससे उसे पता चल गया था कि फादिल ही उसके असली पिता है, जिसे जान दारमा के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। दूसरी तरफ हम फादिल और मीरा को देख पाते हैं, जहां मीरा बताती है कि वो ये सच्चाई अपनी बहन लक्ष्मी से अब और छुपा नहीं सकती, उसे लक्ष्मी को सब कुछ बताना ही होगा। ये सुन फादिल घबरा जाता है, क्योंकि वो लक्ष्मी से प्यार करता था और मीरा तो उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास थी। और अगर लक्ष्मी को इस सच्चाई के बारे में पता चला तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। और फादिल किसी भी हालत में लक्ष्मी को खोना नहीं चाहता था, जिस कारण वह मीरा को मार देता है। लेकिन उसे मीरा को मारते हुए दारमा देख लेती है, जिस कारण उसे ना चाहते हुए भी दारमा को भी मारना पड़ता है। जिसके बाद सबूत मिटाने के लिए फादिल वहाँ एक चोरी जैसा माहौल बना देता है और सभी पैसे और ज्वेलरीज को एक बॉक्स में डाल देता है, जिसमें हम उस लॉकेट को भी देख पाते हैं, जो बाद में आलिया को अबैल के हाथ में मिली थी जब उसे मार दिया गया था। खैर, तो इसके बाद फादिल उनके लाशों को कॉरिडोर में रखकर उस बॉक्स को मैंशन के बाहर दफना देता है और लक्ष्मी के साथ वापस मैंशन आकर ऐसा दिखाता है कि मानो उसे पता ही नहीं कि वहाँ क्या हुआ। इसके बाद नादिया प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है, लेकिन फादिल का उसकी बहन मीरा के साथ अफेयर होने के साथ साथ वो उनकी मौत का भी जिम्मेदार है,
ये जानकर लक्ष्मी को सदमा लगता है, लेकिन तब तक फादिल ने खुद को छुरा लिया था, जिसकी आवाज़ सुन सभी वापस गैराज में चले जाते हैं, जहां दारमा फिर से फादिल को अपने ही हाथों से खुद को मारने लगती है, जिसे देख वे सभी एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार फादिल नादिया को घायल कर देता है और कहता है कि अगर कोई उसे फादिल को मारने से रोका तो वो उसे भी मार देगी। आलिया उसे रोकती है, ये कहते हुए कि उसकी माँ ने अबेल को मारा था और अब वो उन्हें किसी और को मारने नहीं देगी। तभी वहाँ विंडू आ जाती है और वे फादिल को फिर से बांध देते हैं, जिसके बाद दारमा बताती है कि उसकी बहन को मीरा की आत्मा ने नहीं बल्कि उसके पिता फादिल ने मारा था। ये कहते हुए दारमा आलिया को पास्ट की एक विजन दिखाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि अबेल के साथ असल में क्या हुआ था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि फिल्म के शुरुआत में जब आलिया मीरा की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तब दूसरी तरफ अबेल भी मीरा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मीरा शुरू से ही अबेल से मदद मांगने के लिए उसका पीछा कर रही थी। तो उस वक्त मीरा की आत्मा ने अबेल को सारी सच्चाई बता दी थी कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे फादिल ने उन्हें मार दिया और वो बॉक्स कहाँ छुपा है, ताकि उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए और मीरा की बेटी दारमा आज़ाद होकर अपनी आत्माओं की दुनिया में जा सके। जिसके बाद अबेल भी वैसा ही करती है और उस बॉक्स को बाहर निकालकर फादिल के पास जाती है और उसे दारमा की आत्मा को आज़ाद कर खुद को पुलिस के हवाले करने को कहती है। लेकिन जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान कई और झूठ बोलता है, उसी प्रकार एक गलत काम को छुपाने के लिए इंसान और भी गलत काम करता है, जिस कारण फादिल उसी रात अबेल को मार देता है, जिसे मीरा की आत्मा बचा नहीं पाती। और जब आलिया वहाँ आती है तो अबेल के सामने मीरा को देख उसे गलत समझ लेती है। लेकिन इन सब का मतलब है कि फिल्म की शुरुआत से ही अबेल को इस पूरे कांड के बारे में पता था। एक बार वो अपनी बहन आलिया से मदद मांगने आई भी थी, लेकिन अबेल ने ये सोचकर अपने कदम पीछे हटा लिए कि पिछले पार्ट में उसकी वजह से आलिया मुसीबत में पड़ गई थी, जिस कारण वो इस बार आलिया को फिर से मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी और अकेले ही इस मामले को सुलझाने निकल गई और अपनी जान गंवा बैठी। अगर अबेल ने आलिया को भी अपने साथ ले लिया होता तो कहानी कुछ और होती। खैर, तो इसके बाद दारमा आलिया को एक के अलग आत्माओं की दुनिया में ले जाती है, जहां हम फादिल की आत्मा को देख पाते हैं, जिसे दारमा टॉर्चर कर रही थी, जिसका असर रियल वर्ल्ड में उसके शरीर पर भी हो रहा था। सच्चाई जानकर आलिया को भी अपनी बहन अबेल के मौत का बदला फादिल से लेना था, जिस कारण वो दारमा को नहीं रोकती और फादिल को टॉर्चर होते हुए देखती रहती है। लेकिन इससे होता ये है कि रियल वर्ल्ड में आलिया और फादिल बेहोश हो जाते हैं। ये देख विंडू लक्ष्मी को बताती है कि अगर बहुत जल्द इनकी आत्माओं को वापस बुलाकर इन्हें होश में नहीं लाया गया तो ये दोनों मारे जाएंगे। तो उन्होंने ये तय किया कि कोई उस दुनिया में जाकर आलिया और फादिल की आत्मा को वापस रियल वर्ल्ड में ले आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें सिर्फ एक जिंदा इंसान की आत्मा ही वापस ला सकती है। लेकिन अगर वो उस दुनिया में गई तो वहाँ की आत्माएं इंसानी आत्मा को पहचान लेगी और उसे भी वहीं रोक लेगी, जिस कारण उस इंसानी आत्मा के साथ एक अच्छी आत्मा को भी वहाँ जाना होगा, ताकि वहाँ की आत्मा उसे भी उनकी ही तरह एक और आत्मा समझे और उनका काम आसानी से हो सके। तो इसके बाद विंडू एक रिचुअल करके लक्ष्मी की तीसरी आंख खोल देती है, क्योंकि उस दुनिया में सिर्फ एक तीसरी आंख वाला इंसान ही जा सकता है, और मैंशन के उस रक्षा कवच को भी हटा देती है जिसे फादिल ने मीरा की आत्मा को रोकने के लिए लगाया था, ताकि सभी आत्माएं वहां आ सके, जिनमें से शायद कोई अच्छी आत्मा उनकी मदद कर सके। लेकिन इससे होता ये है कि बाहर की सभी आत्माएं मैंशन के अंदर आकर लक्ष्मी को हॉन्ट करने लगती हैं, जिससे लक्ष्मी बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ हम नादिया को देख पाते हैं, जो घायल होने के कारण बेहोश हो जाती है, और तभी लक्ष्मी को वहां नादिया की आत्मा दिखती है, जिसे देख वो समझ जाती है कि अब नादिया भी मरने वाली है। ये जान लक्ष्मी रोने लगती है, क्योंकि वो नादिया को अपनी बेटी जैसी मानने लगी थी और अब वो उसे भी खोने वाली थी। तब तक विंडू भी वहां आ जाती है और बताती है कि उस दुनिया में लक्ष्मी का साथ देने के लिए नादिया की आत्मा से बेहतर उनके पास और कोई आत्मा नहीं है। विंडू उन्हें बताती है कि उस दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नादिया और लक्ष्मी किसी भी हालत में एक दूसरे का हाथ तब तक ना छोड़े जब तक कि ना वे आलिया और फादिल की आत्मा को वापस रियल वर्ल्ड में ले आए, क्योंकि अगर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया तो वहाँ की आत्माएं लक्ष्मी को पहचान जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद विंडू एक रिचुअल परफॉर्म करती है और देखते ही देखते नादिया और लक्ष्मी आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां वे किसी तरह बचते बचाते आलिया तक पहुंच ही जाते हैं। लक्ष्मी उसे वापस चलने को कहती है, लेकिन आलिया मना कर देती है, क्योंकि उसे वहीं रहकर फादिल को टॉर्चर होते हुए देखते रहना चाहती थी। तभी वहां हेवन से अबेल की आत्मा आ जाती है। अबेल को वहां देख आलिया बहुत खुश होती है।
अबेल बताती है कि हेवन की आत्मा जब चाहे यहाँ आ सकती है, जिन्हें यहाँ की आत्मा कुछ नहीं कर सकती। फिर अबेल आलिया को समझाते हुए बोलती है कि आलिया एक पवित्र आत्मा है और रिवेंज की भावना उसकी आत्मा को ईवल बना देगी। अबेल बताती है कि उसने फादिल को माफ़ कर दिया है और आलिया भी उसे माफ़ कर दे। ये सुन फादिल को अपने किए पर पछतावा होता है। लक्ष्मी नादिया का हाथ छोड़कर फादिल को छुड़ाने जाती है, लेकिन नादिया का हाथ छूटते ही दारमा को एक इंसानी आत्मा के प्रेजेंस का आभास हो जाता है और दारमा की आत्मा वहां आ जाती है, जो लक्ष्मी, आलिया और नादिया को रोकने की कोशिश करती है। ये देख मीरा की आत्मा भी हेवन से आ जाती है, जो दारमा को रोकती है। दूसरी तरफ अबेल नादिया से कहती है कि उसे अभी और कई साल जीना है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ईवल पावर्स हॉन्ट करती हैं। उन्हें नादिया के मदद की ज़रूरत है। ये कहते हुए वो अपनी ताकत से उसे वापस एक जिंदा इंसानी आत्मा बना देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब वे सभी इंसानी आत्माएं हैं। ये देख अबेल उन्हें जितने जल्दी हो सके उस पोर्टल से वापस रियल वर्ल्ड में जाने को कहती है। तो आलिया भी अपनी बहन अबेल को एक आखिरी हग करके सभी को लेकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उधर मीरा भी दारमा से उसके अंदर के बदले की भावना को मन से निकाल कर उसके साथ हेवन में चलने को कहती है। लेकिन जैसे ही वो फादिल को वहाँ से जाते हुए देखती है तो वो मीरा से खुद को छुरा के फादिल के पीछे पापा पापा कहकर भागने लगती है, क्योंकि उसे सिर्फ अपना बदला चाहिए था। लेकिन सभी किसी तरह उस पोर्टल की मदद से रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं और सभी को एक एक करके होश आ जाता है। लेकिन जब आलिया उस पोर्टल को क्रॉस करने जाती है तो दारमा उसके साथ रियल वर्ल्ड में चली आती है और आलिया को पजेस कर लेती है। ये देख विंडू दारमा को आलिया के शरीर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दारमा उसे दूर फेंक देती है, जिससे विंडू बेहोश हो जाती है। दारमा की आंखों में फादिल को मारने का जुनून था। ये देख फादिल वहाँ से भागकर गराज में छुप जाता है, लेकिन आलिया वहाँ आकर उसे मार देती है और दारमा का बदला पूरा हो जाता है। तब तक विंडू को होश आ गया था और वो भी लक्ष्मी के साथ वहाँ आ जाती है। उन्हें वहाँ देख आलिया उन पर हमला कर देती है, लेकिन विंडू और लक्ष्मी उसे पकड़ लेते हैं और बिना वक्त गवाए विंडू उस पर एक रिचुअल करके दारमा की आत्मा को आलिया के शरीर से अलग कर देती है। दारमा एक ईवल स्पिरिट बन चुकी थी, जिस कारण विंडू हेल का पोर्टल ओपन कर देती है, जहां से हेल के गार्ड्स आकर दारमा की आत्मा को हेल में लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद आलिया को भी होश आ जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, लेकिन लक्ष्मी के लिए नहीं। इस कहानी में लक्ष्मी ने बहुत कुछ खोया है। दूसरे दिन की सुबह मीरा की आत्मा उससे मिलने आती है और अपने किए की माफ़ी मांगती है। लक्ष्मी ने तो उसे बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था, लेकिन तभी लक्ष्मी की नींद टूट जाती है। मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था जो मीरा ने उसे दिखाया था। लक्ष्मी नादिया को अपनी बेटी जैसी मानती थी, जिस कारण लक्ष्मी ने उसे लीगली अडॉप्ट कर लिया होता है, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ एक खुशी का माहौल बन जाता है। तभी विंडू वहाँ आती है, जिसे अबेल ने नादिया को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाई थी। लेकिन विंडू उसे एक शॉकिंग न्यूज़ देती है। विंडू बताती है कि जिस दिन वे लोग आत्माओं की दुनिया से वापस आए थे, उस दिन उनके पीछे पीछे एक ईविल स्पिरिट इस दुनिया में आ गई थी, जिसे सुन आलिया घबरा जाती है। तभी हम नादिया को देख पाते हैं, जिसके सामने वो ईविल स्पिरिट अचानक आ जाती है, जो एक छोटी बच्ची की आत्मा होती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। तो ये थी द थर्ड आई मूवी की कहानी। इस फिल्म में नेक्स्ट पार्ट के लिए एक ओपन प्लॉट रखा गया है, लेकिन इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट अभी तक नहीं बनाया गया। अगर कभी वो आई तो मैं उसे भी ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। हम ऐसे ही थ्रिलर, सस्पेंस और हॉरर मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं दूसरे मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहाँ डर का बसेरा हो।